अस्सलाम स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 1 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फाइलेटिक लिनेज को डिस्कस किया था कि फाइलेटिक लिनेज क्या होता है। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है बायो मीन्स लाइफ, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्लूड होगा, तो वो मेथड, ठीक है। अभी उसकी डेफिनेशन अगर देखें तो वो मेथड जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब अगर इसका लिखें टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के कोई भी मेथड जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है वो क्या है, हमारे पास एक बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से क्रिएट हो, उस प्रॉब्लम को हम कह देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम किससे सॉल्व करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एग्जांपल लें मलेरिया की, या हम इसमें एग्जांपल लें अपनी जो है वो जो कोरोना वायरस था, इसके अगर हम एग्जांपल है, हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर हम मलेरिया की एग्जांपल लें तो यही स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो आपने सेम यही टॉपिक अपनी 9th क्लास के बायो के चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, सॉरी चैप्टर 2 में। ठीक है, तो अगर उसमें मेरे वीडियो मौजूद है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ। ठीक है, आप वहां से इस वीडियो का लिंक जो है वो देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जैसे हम कोरोना वायरस की एग्जांपल लें या हम 9th की मलेरिया की एग्जांपल लें, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा था, इसमें ऑब्जर्वेशन देखी। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया था कि ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। या कोरोना वायरस की अगर बात करें तो ये देखा गया था कि ऐसा कोई वायरस है, ऐसी कोई डिजीज है, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि जो कि हेडेक, फीवर इसी जो है इसका कॉज बनता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हर जो बायोलॉजिकल मेथड है या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। अगर मलेरिया के एग्जांपल लें तो मलेरिया सबसे पहले जब डिस्कवर किया गया था, मलेरिया को सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने उसको ऑब्जर्व किया था तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा था कि कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है और फीवर हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई भी बायोलॉजिकल मेथड जो है सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें ऑब्जर्वेशन मेनली आप देखें कि ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं अपनी 5 सेंसेस से, जिसमें हमारे पास आ जाता है हेयरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट। लास्ट पे आता है हमारे पास साइट। मतलब कि या तो हम ऑब्जर्व सुन के किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या किसी चीज को टच करके या स्मेल करके, टेस्ट करके, या उसको देख के, कि हम ये 5 सेंसेस अपने यूज करते हैं कोई भी ऑब्जर्वेशन में, किसी भी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने में। तो अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन की टाइप्स देखें तो इन 5 सेंसेस की बेस पे अगर हम देखें तो हम ऑब्जर्वेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मतलब कि अगर हम इसमें एग्जांपल ले, मैं ये देखूं कि अगर हम बाजार जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं, तो वहां पे जाके क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वो कोल्ड ड्रिंक ठंडी है या गर्म है। तो जो उसका ठंडा होना और उसका गर्म होना वो क्या हो जाएगा, उसकी क्वालिटी हो जाएगी, उसकी खसूसियत हो जाएगी। जबकि अगर हम देखें कि हमने हाफ लीटर लेनी है, फुल लीटर लेनी है, 1.5 लीटर लेनी है, 2 लीटर लेनी है, 2.25 लीटर लेनी है, तो ये इसकी क्वांटिटी हो जाएगी कि हमने कितनी मिकदार में लेनी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की किसी चीज को क्वालिटी को ऑब्जर्व करना, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन किसी चीज की क्वांटिटी को ऑब्जर्व करना। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो ये लेस एक्यूरेट होती है, मतलब कि इनमें इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, जब तक कि जो क्वांटिटेटिव होती हैं वो मोर एक्यूरेट। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये मेजरेबल है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं
कि ये जो है वो इतनी मिकदार में, इतनी क्वांटिटी में, जबकि जो क्वालिटेटिव हम इसको मेजर नहीं कर सकते, मतलब कि कितनी ठंडी है, कितनी कोई चीज गर्म है, कितनी कोई चीज छोटी है, कितनी कोई चीज बड़ी है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज, ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप आता है दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हमने जो भी ऑब्जर्व करके, चीजों को ऑब्जर्व करके जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है, उसको हमने एक किस्म का कह लें कि अपना स्टेटमेंट देनी है कि हमने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, हमने इसमें इस स्टेप में क्या करना है, ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म, मतलब कि हमने इसका जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको कलेक्ट करना है और उसको हमने जो है एज अ स्टेटमेंट उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है अगर हम इसकी बात करें तो हाइपोथेसिस क्या होती है? किसी भी ऑब्जर्वेशन की टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब कि वो एक्सप्लेनेशन होती है जिसको बाद में जो है वो झुटलाया भी जा सकता है, जिसको बाद में डिसप्रूव भी किया जा सकता है, डिसएग्री भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम जो है मतलब कि ये अगर प्रूव ना हुई तो ये खत्म हो जाएगी हाइपोथेसिस, जो हमारी ऑब्जर्वेशन ही खत्म हो जाएगी फिर। तो ये अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो हम हाइपोथेसिस को दो तरीकों से हम इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस दो तरीकों से बनती है। एक हम ये कह लें कि हाइपोथेसिस जो है वो नेक्स्ट जाके डिडक्शंस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, डिडक्शन में हमने क्या क्या करना है, कोई फर्जी हकायक पेश करने है कि हमने किसी चीज को फर्ज कर लेना है कि अगर ये है तो क्या होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इफ और देन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले हम इसकी दो टाइप्स देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं डिडक्शन दो तरह की होती हैं। इट मे बी डिडक्टिव रीजनिंग और इट मे बी इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अब अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो डिडक्टिव का मतलब होता है हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है, जबकि जो इंडक्टिव है उसका मतलब होता है हमने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है। तो डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, जबकि इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज यूज होती है, इफ और देन का यूज इन दोनों में होता है कि अगर ऐसा हो तो फिर कैसे होगा। अगर हम इन दोनों की एग्जांपल देखें वन बाय वन, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे और इसमें स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे। हम अगर इसमें एग्जांपल दें, हम ये देखें कि जो हम ये कहें कि अगर जो है हम इसलिए सोच रहे हैं कि अगर सारे परिंदों के, हमने सारे परिंदे देखे हुए हैं, सारे परिंदों के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पर होते हैं, लेकिन हमने स्पैरो को नहीं देखा हुआ। तो लेकिन हम ये जानते हैं कि जो स्पैरो है वो भी एक बर्ड है। तो हम अपनी इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम ये कहेंगे कि अगर सारे परिंदों के जो है विंग्स हैं और स्पैरो भी एक बर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पैरो के भी विंग्स होंगे। इसको मैं अगर लिखूं तो किस तरह से लिखूंगी, इफ वी नो दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि अगर हमें ये पता है कि सारे परिंदों के जो है वो पर होते हैं, देन ये हमने क्या किया, इफ का यूज कर लिया, इसके बाद हम देन का यूज करते हैं। देन वी कंक्लूड दैट स्पैरोज हैव विंग्स, कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सारे परिंदों के पर होते हैं तो हम इससे ये रिजल्ट ले सकते हैं कि स्पैरो के भी विंग्स होंगे। दूसरे में अगर हम देखें, इफ
we know that sparrows have wings and are birds. Then we can, इसके बाद हम क्या चीज यूज करेंगे, then का यूज करेंगे. Then we conclude that ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि हमने स्पैरो को तो देखा हुआ है लेकिन बाकी बर्ड्स को नहीं देखा हुआ, तो हम स्पैरो को देख के क्या ये ऑब्जर्व करेंगे, क्या इसको फर्ज करेंगे कि अगर स्पैरो के विंग्स हैं और वो बर्ड है तो जितने भी बर्ड्स होंगे, स्पैरो, ईगल, क्रो, हॉक, पैरट वगैरह, इन सब के भी बर्ड्स होंगे. तो ये होती है हमारे पास दो तरह की रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिसिंग लगे, कोई भी चीज आपको इसमें मिसिंग लगे, तो आप जो है वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पूछिएगा. ओके, तो अब हम मूव करते हैं अदर वेज टू फॉर्म हाइपोथेसिस, कि हम हाइपोथेसिस को और किस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं. अगर हम देखें कि हाइपोथेसिस को किस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन किस तरह से हो सकती है. ओके, अगर हम हाइपोथेसिस को देखें तो हाइपोथेसिस एक तो हम इमेजिनेशन से भी हाइपोथेसिस को फॉर्म कर सकते हैं, कि हमने किसी चीज को इमेजिन किया है कि अगर ऐसा है तो क्या होगा. उसके बाद हम रिलीजियस और फिलोसफिकल एस्पेक्ट से भी इसको कर सकते हैं. और थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, किसी चीज को कंपेयर करके कि अगर ऐसा है, एक चीज ऐसी है तो दूसरी चीज कैसी हो. ठीक है, मतलब दो चीजों को हमने इसमें कंपेयर करना है. उसके बाद हमने अगर कोई चीज डिस्कवर की है तो उस पे भी हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि ये चीज मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन किसी भी साइंटिस्ट ने की है, जैसे कि कोरोना वायरस में की थी, तो उन्होंने इस पे जो है वो मुकम्मल ऑब्जर्वेशन की थी, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, फिर जाके वो प्रूव हुई थी. डिस्कवरी ऑफ वन थिंग, कि हमने कोई चीज को डिस्कवर किया, किसी एक चीज को हमने उसको फिर प्रूव करना है. तो ये हम देखते हैं कि हम हाइपोथेसिस को इन तरीकों से जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं. उसके बाद हाइपोथेसिस या डिडक्शंस आगे जाके एक और स्टेप लेती हैं, जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा, दैट इज थ्योरी. अब थ्योरी क्या होता है, हम थ्योरी में ये देखते हैं कि कोई भी हाइपोथेसिस है वो अगेन एंड अगेन टेस्ट हो गए, मतलब कि टेस्टेड अगेन एंड अगेन. हाइपोथेसिस जो है उसको बार बार टेस्ट किया गया है और उसमें कोई भी डिसएग्री नहीं है, डिसप्रूव को इसको नहीं कर सका. तो वो क्या करेगी, वो जो डिडक्शन थी वो आगे जाके क्या करेगी, डिडक्शन अगले स्टेप में मूव होके एक थ्योरी बन जाएगी, मतलब जिसको माना जाएगा. ठीक है, क्या होगा कि बार बार इस डिडक्शन को टेस्ट किया जाएगा, बार बार टेस्ट किया जाएगा. अगर बार बार टेस्टिंग के दौरान ये थ्योरी डिस्प्रूव ना हो तो वो थ्योरी क्या बन जाएगी, वो डिडक्शन क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी. ठीक है, अब अगर हम फीचर्स ऑफ गुड थ्योरी देखें कि एक गुड थ्योरी जो है वो उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कि उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. तो अब अगर हम एक गुड थ्योरी देखें तो एक गुड थ्योरी जो है वो प्रेडिक्टिव होती है, मतलब हर चीज को वो एक्सप्लेन करती है क्लियरली. उसके बाद उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, मतलब कि जो चीज उसने बताई है उसको वो एक्सप्लेन भी कर सकती है. और थर्ड पॉइंट पे क्या होता है, वो प्रोडक्टिव होती है, मतलब उससे नई चीजें फॉर्मुलेट हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमने पढ़ लिया थ्योरी का. और जो थ्योरी की अगर हम एग्जांपल लें, सबसे बड़े एग्जांपल जो हम थ्योरी की लेते हैं दैट इज सेल थ्योरी, के सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ था, इस पे बार बार ऑब्जर्वेशन हुई, इसकी डिडक्शंस बार बार बनी और बाद में जब ये प्रूफ हुआ जो जैसे साइंटिस्ट ने कहा था, तो वो क्या बन गई, थ्योरी बन गई. थ्योरी का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज लॉ, कि वो एक कानून बन जाता है, एक साइंटिफिक कानून बन जाता है. ठीक है, अब कैसा लॉ कैसे बनता है, कि अब कुछ साइंटिस्ट को वो इकट्ठा करते हैं, उन साइंटिस्ट को कहते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करो कि ये थ्योरी डिस्प्रूव हो जाए, अगर ये डिस्प्रूव हो सकती है. अब
वो जो है अगर वो थ्योरी जो है वो उन एक्सपेरिमेंट से बार बार प्रूव हो जाए, उन एक्सपेरिमेंट्स को बार बार जो है वो रॉन्ग कंसीडर करे, तो क्या होगी, वो थ्योरी आगे जाके लॉ बन जाएगी, ठीक है। और वो क्या होगी, जो लॉ होगा वो एक कांस्टेंट फैक्ट होगा, ठीक है, मतलब उसको कोई भी फिर जुटला नहीं सकेगा, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकेगा। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं मेंडल लॉ। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले उसमें ये देखा कि हम बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देखी, फिर हमने डिडक्शन की टाइप देखी, रीजनिंग की टाइप्स देखी, उसके बाद हमने थ्योरी एंड लॉ को डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।